मल्टीप्लिकेशन तक देखा था, आगे देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है, बहुत बहुत सिंपल है। आपने कोई भी मैट्रिक्स लिखा, वो या तो रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो, आप इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को। जैसे R1 इंटरचेंज होगा C1 में, R1 की जगह C1, C1 की जगह R1, R2 की जगह C2, C2 की जगह R2। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। A matrix obtained by interchanging its row and column। ठीक है, मतलब आप मैट्रिक्स में रो और कॉलम की पोजीशन को अगर आप चेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है A बराबर 2 3 4 -1 2 5। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, A पे पावर T और A पे पावर डैश, ऐसे करके। A पे पावर T का मतलब हुआ मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, या A पे पावर डैश करके लिखे तो वो भी होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ये पहली रो R1 चेंज हो जाएगा किसमें, C1। तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तब ये क्या दिखेगा, वर्टिकल, दैट इज 2 3 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड वर्टिकल लाइन, दैट इज -1 2 5। यही आपका ट्रांसपोज हो गया। ठीक, अब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस। समझ में आ रहा है, सिंपल है बहुत। इन जनरल लेट A बराबर AIJ ऑफ ऑर्डर n क्रॉस, तो क्या होगा, A का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, IJ इंटरचेंज होगा, तो IJ चेंज होके क्या होगा, JI हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा AJI, और इनका ऑर्डर भी चेंज होगा। जैसे यहां 2 क्रॉस 3 था तो ये हो गया 3 क्रॉस 2। तो यहां अगर n क्रॉस n है तो ये चेंज होगा तो किसमें होगा, n क्रॉस n, तो ये आ जाएगा n क्रॉस n। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स का शकल ऐसा है AIJ m क्रॉस n, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा AJI n क्रॉस n। ठीक है, दैट मींस अगर A23 लिखा होगा तो वो चेंज होगा A32, A44 लिखा होगा तो वो A44 ही रहेगा, बट A34 है वो चेंज होगा A43। समझ में आ रहा है, ये हो गया ट्रांसपोज। ये वाली चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, A पे पावर T को हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। Properties of transpose. Properties of transpose. ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है इसका ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में, दैट इज अगर ए आई जे है तो वो जाएगा ए जे आई, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए आई जे आएगा, दैट इज आ जाएगा इटसेल्फ ए। समझ में? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो लिखाएगा इटसेल्फ ए। दूसरा है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लिखाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। आप एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर मैट्रिक्स एडिशन। लिख लो नोट्स में, दैट इज ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है अगर k कोई स्केलर नंबर है और उसका ट्रांसपोज किया k ए, मतलब किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा के ए का ट्रांसपोज, तो के बाहर आ जाएगा और आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। जैसे फॉर एग्जांपल 2a का ट्रांसपोज मेरे को लिखना है तो 2 बाहर आ जाएगा और लिखाएगा ए का ट्रांसपोज। के यहां पे किससे बिलोंग करेगा? रियल से। के है स्केलर क्वांटिटी। Number 4 is very very important. ए बी का ट्रांसपोज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लिखा जाता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। सीधा सीधा नहीं होता, इंटरचेंज हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज लिखते हैं बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। इस लॉ का नाम होता है रिवर्सल लॉ। अगर आपके पास मान लेते हैं 3 मैट्रिक्स है ए बी सी का ट्रांसपोज, तो बेसिकली तरीका क्या, पीछे से चलते हैं। तो इसमें सबसे लास्ट कौन है? सी। ये लिखाएगा सी का ट्रांसपोज। फिर उसके बाद किसका ट्रांसपोज आएगा? इनटू बी का ट्रांसपोज। फिर उसके बाद किसका ट्रांसपोज आएगा? इनटू ए का ट्रांसपोज। अगर 3 मैट्रिक्स, अगर आपके पास मान लिया 4 मैट्रिक्स है ए बी सी डी और इसका ट्रांसपोज लिखना, तो पीछे से चलना। तो पहले आएगा डी का ट्रांसपोज इनटू सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये समझ में आ रहा प्रॉपर्टी? इन जनरल अगर अपने पास बहुत सारा मैट्रिक्स है A1 A2 A3 इस तरह से कहां तक? AN तक। इन जनरल A1 A2 A3 डॉट 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 an-1 और an
इस तरह से n मैट्रिक्स अपने पास है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, रिवर्स ऑर्डर में आपने सबसे पहले हम किसका ट्रांसपोज लिखेंगे, n का ट्रांसपोज इनटू n माइनस 1 का ट्रांसपोज इनटू इसके पहले क्या होगा, n माइनस 1 के पहले n माइनस 2 इसका ट्रांसपोज। इस तरह से डॉट 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 लास्ट में किसका ट्रांसपोज लिखेंगे, a1 का। ठीक है, लिख लो इसको। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ। एक छोटा सा सवाल करते हैं, है ना, लिखो। सवाल है, इफ a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation a का ट्रांसपोज प्लस a इक्वल टू आई। बहुत सिंपल सवाल है, करो इसको। देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स A बराबर I2। तो A का ट्रांसपोज प्लस A बराबर है I2। I2 समझ रहे हैं ना क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अच्छा, A का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, A है हमारे पास क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का ट्रांसपोज प्लस ए है फर्स्ट रो में है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है सेकेंड रो में साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू I2। I2 का शक्ल क्या होगा, 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये पहली वाली रो, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रहा है वो फर्स्ट वर्टिकल लाइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये दूसरी वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सेकंड वर्टिकल लाइन दिखेगा, तो आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा बराबर 1 0 0 1। अच्छा देखिए ये cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, यहां लिखते हैं। क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 cos थीटा
प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा 0, और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1। आप अब कंपेयर कर लो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से 2 cos थीटा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अच्छा, इंप्लाइज टू cos थीटा कितना आएगा? 1 बाई, है ना। अब आपको जनरल सॉल्यूशन यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। आप 11th क्लास में फार्मूला पढ़ेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू लिखा जाता है 2n पाई प्लस माइनस, इस तरह से लिखा जाता है जनरल सॉल्यूशन, जहां पे n क्या होता है? इंटीजर्स होता है, n होता है इंटीजर्स। तो आप पहले ये वाली शक्ल क्रिएट करो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा तो दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्रिएट करना cos अल्फा। तो सोचो कितना डिग्री पे cos का वैल्यू हाफ होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3 रेडियन। तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर cos पाई बाई 3, ठीक। अब आप फार्मूला अप्लाई करो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा की जगह थीटा दिख रहा है, अल्फा की जगह दिख रहा है पाई बाई 3। सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और यहां पे बगल में आप लिख लेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो तरह का मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक सिमेट्रिक और एक लेते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बट मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हो या अस्क्यू सिमेट्रिक बनना हो, उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन क्या चाहता है, लिखो, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric a square matrix be symmetric, लिख लो सीधा सीधा, if a का ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर कंडीशन क्या फुलफिल हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स के शक्ल में कोई चेंजिंग ना हो, तो उस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए आ जाए, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ए बराबर ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ऐसा लिख लेते हैं, है ना। अब यहां देखो, ए का ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा? ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से दिखेगा, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से दिखेगा, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से दिखेगा। क्या कोई शक्ल में चेंजिंग है? नहीं। ये बेसिकली किसके बराबर दिख रहा है? ए के बराबर।
तो क्या दिख गया, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर दिख गया, ए के बराबर, दैट इज हियर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन आप समझ गए, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से अगर मैट्रिक्स के शकल में, ठीक है ना, अगर कोई चेंजिंग ना हो तो उसको हम लोग कैसा मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज जनरलाइज कर लेते हैं इसको, लेट ए बराबर ए आई जे, और मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो यहां पे n क्रॉस n ऑर्डर का लिखा मैंने, तो A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए जे आई, और ऑर्डर तो वही रहेगा n क्रॉस n। हेयर क्या होगा बताओ, ए आई जे बराबर आ जाएगा ए जे, ए आई जे बराबर आ जाएगा ए जे आई फॉर ऑल आई एंड ठीक है। सिंपल है। अगला देखिए, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Askew symmetric matrix. Askew symmetric matrix. देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए कंडीशन, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, लेट ए बराबर ए आई जी एन क्रॉस एन ऑर्डर कलेक्ट, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एन ऑर्डर का होगा, ठीक है। इफ हियर ए क्या है बताओ, ए इज a skew symmetric matrix therefore A बराबर क्या आएगा, A का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा माइनस, ठीक है, A का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा माइनस। अच्छा, A का ट्रांसपोज यानी कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या है, ए जे आई, तो ए जे आई बराबर आएगा माइनस, और A का एलिमेंट क्या है, ए आई जी, ऐसा होगा।
समझ में आ रहा? ए जे आई बराबर माइनस ए आई। इफ आई बराबर जे की बात करते हैं, अगर हम आई और जे को बराबर कर देते हैं तो क्या सिचुएशन आएगा? अगर आई और जे बराबर हो जाता है तो ये जे चेंज हो जाएगा आई में, तो ये आ जाएगा ए आई आई। समझ में आ रहा? और ये जे भी चेंज हो जाएगा आई में, क्योंकि हमने आई और जे को बराबर रखा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है। अच्छा, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो 2ai का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 का वैल्यू तो 0 नहीं होगा, 2 तो कभी 0 नहीं होगा, तो 0 होगा कौन? ये वाली वैल्यू, तभी तो 2 × 0 0 आ जाएगा। देयरफॉर ai बराबर 0। अब सोचो, ये ai कौन सा एलिमेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में? A11, A22, A33, A44, ये सारे कौन से एलिमेंट होते हैं? डायगोनल एलिमेंट। तो ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट है ना। क्या कुछ कंडीशन समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? सारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो रहा है? 0। यानी कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal element must be 0। समझ रहे हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा? 0। तो लिख लो नोट्स में, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the elements of लीडिंग डायगोनल, डायगोनल तो 2 होता है, एक सेकेंडरी होता है, बट हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल बी 0। आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, लेट ए बराबर 0 hg माइनस h 0 f 0 माइनस h माइनस t। लिख लीजिए ए बराबर 0 hg माइनस h 0 f और माइनस g माइनस f और g। ये सपोज का मैट्रिक्स ए लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज कीजिए, यहां पे ए का ट्रांसपोज कीजिए, क्या हो जाएगा? 0 hg पहली कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस h 0 f दूसरी कॉलम में आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस g माइनस f 0 तीसरी कॉलम में आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, माइनस ई का ट्रांसपोज करते हैं, माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा? जीरो में माइनस से गुना कीजिएगा तो जीरो ही रहेगा, तो ये जीरो, ये किस में चेंज हो जाएगा? एच, ये बन जाएगा जी, ये बन जाएगा माइनस एच, जीरो एफ, ये बन जाएगा माइनस जी माइनस एफ। देखिए यही मैट्रिक्स मिलता, जीरो 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 एच डी एफ और माइनस जी माइनस एफ जीरो। हेयर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया ए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस। एक खास बात ये ध्यान रखना कि डायगोनल एलिमेंट सारा क्या होगा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? जीरो। सारा डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? जीरो। ठीक है। अच्छा, ये सम ऑफ, ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, जीरो प्लस जीरो क्या? जीरो। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या? जीरो। आप दुनिया का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, तो सारा का सम क्या होगा? जीरो। अच्छा, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो लिख लो नोट, the trace of skew symmetric matrix, the trace of a skew symmetric matrix, the trace of a skew symmetric matrix, the trace of a skew symmetric matrix is equal to क्या हो जाएगा? क्योंकि ट्रेस बेसिकली होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और सारा डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ठीक है यहां तक? अच्छा, एक हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी लिखा था हमने, ए बराबर ए एच डी एफ जी एफ सी। ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें बताओ, इस मैट्रिक्स में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? याद है, डायगोनल का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। अच्छा, डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट दिख रहा है सारा वही नीचे दिख रहा है। तो अगर हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करना हो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर काउंट करना हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कैसे काउंट करेंगे? डायगोनल का पूरा एलिमेंट काउंट कर लें और फिर उसके या तो नीचे का एलिमेंट काउंट कर लें
या फिर ऊपर का, दोनों नहीं काउंट करना, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट लिख दे। अब डायगोनल के नीचे जितना भी तस्वीर है वही तस्वीर ऊपर भी है, तो एक ही साइड से काउंट करना, या तो आप ऊपर से काउंट करो या सिर्फ नीचे से काउंट करो, ठीक है। तो देखो, अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डायगोनल में 3 डिफरेंट एलिमेंट आएंगे, फिर डायगोनल के ऊपर जो आएगा उसमें कितना आएगा, 2 आएगा, फिर उसके ऊपर जो आएगा वो 1 आएगा, अगर 3x3 का है। अगर 4x4 ऑर्डर का है तो डायगोनल में कितना दिखेगा, n डिफरेंट एलिमेंट दिखेगा, उसके ऊपर कितना दिखेगा, n-1, उसके ऊपर कितना दिखेगा, n-2। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 1 तक, ठीक है। अगर 4x4 का है तो फिर कैसे दिखेगा, 4 + 3 + 2 + 1। 5x5 का है तो कैसे दिखेगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिख लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नोट्स में लिख लेना है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कितने ऑर्डर का, बताओ कैसे प्रूफ, तरीका कैसे हमने किया, विजुलाइज कैसे किया। 3x3 का तो डायगोनल में 3, फिर 2, फिर 1, है ना। 4x4 है तो डायगोनल में 4 डिफरेंट एलिमेंट दिखेगा, फिर दिखेगा 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डायगोनल में n एलिमेंट होगा, वो सारा डिफरेंट होगा, तो क्या आएगा, n आ जाएगा। अच्छा, फिर n-1 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा, n-2। इस तरह से कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अच्छा, इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख लें तो ये क्या लिखाएगा, 1 + 2 + 3 ... कहां तक, n तक। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका सम क्या होगा, n+1/। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू होगा n+1/2। अच्छा, उसी तरह से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या होगा, सोच लो। जैसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हमने देखा क्या, n+1/2। तो अगर मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक रहा होगा तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना होगा, सोचो। बताओ, देखो, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ना, ये जो मैट्रिक्स है अस्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो क्या हो रहा है, डायगोनल का सारा एलिमेंट तो 0 होगा, तो वो तो सिंगल एक एलिमेंट काउंट होगा, क्योंकि सारे 0 0 है। तो डायगोनल का सारा एलिमेंट तो सिंगल एक एलिमेंट होगा, क्योंकि सारा 0 है। समझ में आ रहा? अच्छा, डायगोनल के ऊपर अलग फोटो है, डायगोनल के नीचे अलग फोटो। अंतर क्या है, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट प्लस में है वही नीचे माइनस में, और जो ऊपर माइनस में है वही वो नीचे प्लस में। तो यानी कि अगर 2 है ऊपर तो नीचे -2 है, अगर 3 ऊपर है तो -3 नीचे, अगर -4 ऊपर है तो 4 नीचे होगा। तो 4 - 4, 3 - 3, 2 - 2, ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, डायगोनल में तो सिर्फ एक दिखेगा क्योंकि सारा 0 है। अच्छा, उसके ऊपर कितना दिखेगा, n-1, फिर आगे क्या दिखेगा, n-2। आप ऐसे देखो ना, यहाँ देखो 1 दिखा, यहाँ दिखा 2, और डायगोनल में क्या दिखा, 1 दिख गया। अच्छा, जितना ऊपर दिखा उतना ही नीचे दिखेगा, तो वो डबल जाएगा।
तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 नीचे से भी, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 2, और एक जीरो वाला सिंगल एक हो गया। फिर 4 क्रॉस 4 में क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और नीचे भी आएगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 2 टाइम्स हो 1 प्लस 2 प्लस 3, और डायगोनल वाला सिंगल एक, तो प्लस 1। नहीं समझ में आ रहा? तो लिख लो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स number of distinct elements in a skew symmetric matrix of order n इक्वल टू क्या होगा बताओ 2 टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स तो ऊपर के लिए जाओ नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक जाएगा n तक या n माइनस 1 तक, n माइनस 1, क्योंकि 4 क्रॉस 4 का था तो 3 ही तक जाता था, 3 क्रॉस 3 का था 2 ही तक जाता था। और यहां पे क्या ऐड होगा बताओ प्लस 1, प्लस 1 क्यों, क्योंकि सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है और 0 एक ही नंबर, तो यहां से कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इसका सम आ जाएगा n माइनस 1/2, और यहाँ प्लस 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर और माइनस n और प्लस 1, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। फार्मूला पे बैठा के देख लो यहाँ पे, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो कितना एलिमेंट है देखो 1 2 3 4 5 6 1 7, इनकी जगह पे 3 डालो तो 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। अगर 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का होता तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना हो जाता 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 25 माइनस 5 20 प्लस 1 कितना हो जाता 21। समझ लो। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखिए, एक हम मैट्रिक्स P मानते हैं, लेट P बराबर A प्लस A का ट्रांसपोज लेते हैं। P हम एक मैट्रिक्स मानते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज। अब हम P का नेचर चेक करते हैं, P सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक। तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा A प्लस A का ट्रांसपोज है ना, समझ में? अच्छा, ये मैट्रिक्स A है और ये सब कुछ B है, तो A प्लस B का ट्रांसपोज हमने कभी पढ़ा था, ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैट्रिक्स एडिशन। तो उस प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। सो P का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस
अच्छा, A प्लस A का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो A का ट्रांसपोज प्लस A लिखो या A प्लस A का ट्रांसपोज लिखो, बात तो बराबर है। तो A प्लस A का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू P। हमने क्या प्रूव किया? P का ट्रांसपोज इक्वल टू P, दैट इज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, implies to P is symmetric matrix। ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक नोट बन गया यहां पे, नोट लिख लेंगे आप। A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक। तो लिखो A प्लस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ? सिमिलरली इसी तरह से हम एक मैट्रिक्स Q मानते हैं, लेट Q बराबर A माइनस A का ट्रांसपोज। अब हम Q का नेचर चेक करते हैं। तो Q का ट्रांसपोज कितना आएगा बताओ? A माइनस A का ट्रांसपोज आते हैं, ठीक है। तो Q का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, A माइनस B का ट्रांसपोज भी क्या लिखते हैं? A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। अच्छा, A का काम तो A कर रहा है और B का काम कौन कर रहा है? A का ट्रांसपोज। सो Q का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा A का ट्रांसपोज माइनस A, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होता। यहाँ माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं, तो A माइनस A का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। क्या प्रूफ होगा? Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर, दैट इज Q इज a skew symmetric matrix, implies to Q is a skew symmetric matrix। Q is a skew symmetric matrix। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूजन मिला? Q है क्या मेरे पास? A माइनस A का ट्रांसपोज, देयरफॉर A माइनस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज a skew symmetric matrix। ठीक है, skew symmetric matrix। A minus A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज a skew symmetric matrix। देखो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, always a skew symmetric matrix। देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। अच्छा देखिए, A प्लस A का ट्रांसपोज और A माइनस A का ट्रांसपोज को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसको और इसको अगर ऐड करते हैं, मतलब P प्लस Q करते हैं, तो क्या 2A आएगा। A प्लस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज।
ए और ए 2a आ जाता है। अच्छा 2a को a कैसे बना सकते हैं? 2a को a बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं है ना, और कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नेचर चेंज नहीं होता। अगर a सिमेट्रिक है तो 2a भी सिमेट्रिक होगा, हाफ a भी सिमेट्रिक होगा। तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया और इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया तो फिर a आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम कितना आ रहा है 2a आ रहा है, और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a/2 क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो नोट में, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता आता है एग्जाम में, बोर्ड में आता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be uniquely expressed as uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हैं? आइदर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज A बराबर लिखा जा सकता है A प्लस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई ये सब। अभी आपने देखा इस दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? A आएगा, सोचो ये कट जाएगा, A और A 2a/2a आ जाएगा। और अभी आपने देखा ये वाली पार्ट क्या है? सिमेट्रिक है, और ये वाली पार्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये पार्ट है सिमेट्रिक और ये पार्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आ तो रहा सिमेट्रिक आ रहा, ठीक है। यानी कि दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यही वाली फोटो रहने देना, इसमें चेंजिंग नहीं करना, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लिख लो तो समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए, एक्सप्रेस A बराबर थ्री फाइव minus 1 2 आएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोर्ड में आता बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो फार्मूला आपने देखा इसी फार्मूला में वैल्यू रख देना। A बराबर हमने क्या देखा? सॉल्यूशन A बराबर हमने देखा A प्लस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई, ये देखो। अब आप A प्लस A का ट्रांसपोज लिख लो, A प्लस A का ट्रांसपोज 3 5 माइनस 1 2, इसका ट्रांसपोज कर लो कितना आ जाएगा? 3 5 माइनस 1 2 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। अच्छा फिर A हमारे पास क्या है? 3 5
1 माइनस 1 2 माइनस इसका ट्रांसपोज कर दो 3 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया, एक हो गया, करो ऐसे ही लिखना। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कर दोगे तो फिर तो ये कैसे सकल आ जाएगा। हमको करना क्या है, ए को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक। तो ये देखो, ये वाली जो शकल है, ये जो फोटो है ये सिमेट्रिक का फोटो है, और ये वाली जो फोटो है वो किसका है, एस्क्यूसिमेट्रिक का। तो लिखा गया ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक। ठीक, लाइए अपना डाउट दीजिए। जल्दी देखिए 56, 57, 58 सारा एक ही टाइप का सवाल है, 59 सारा इंडक्शन का सवाल है ना। देखिए 56 जो है ये है a बराबर 1 1 0 1। प्रूव दैट a पे पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 for all positive integer, for all positive integer ठीक है। तो इस तरह का सवाल तो हमने किया है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए दिया हुआ है, ए पे पावर n निकालना। तो इस तरह का सवाल मैंने बताया था, अगर ए दिया हुआ है, ए पे पावर 100 लिखना है, ए पे पावर 50 लिखना है, तो उसका तरीका क्या है, आप ए स्क्वायर निकालो, ए क्यू निकालो, ए फोर निकालो, एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को आप जनरलाइज करो तो उससे जल्दी बन जाएगा। आपके पास गिवन है ए कितना दिया हुआ 1 1 0 1, आप ए स्क्वायर निकालोगे 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 0 1, ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको ऐसा आ जाएगा। ए क्यू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए, ये आ जाएगा 1 2 0 1 1 1 0 1, इससे जो रिजल्ट आएगा ये आपका आ जाएगा 1 3 0 1, ऐसा है। ये अपना ए क्यू आ गया। समझ में, जरूर ऐसा आएगा और कुछ नहीं, ऐसा ही आएगा। अच्छा, ए पे पावर 4 आप निकालोगे तो ए क्यू इंटू ए आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 3 0 1, ऐसा किए सवाल हम लोग पहले भी। और फिर कितना आ जाएगा 1 1 0 1, इससे आपका जो आ जाएगा 1 4 0 1 आ जाएगा, ऐसा है। तो इसको देख के ही पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तीन एलिमेंट तो सेम आ रहा है, 1 0 1 सेम आ रहा है, बस ये एलिमेंट चेंज हो रहा है। ए के लिए 1 आ रहा है, ए स्क्वायर के लिए 2 आ रहा है, ए क्यू के लिए 3 आ रहा है, ए पे पावर 4 के लिए 4 आ रहा है। तो इन जनरल ए पे पावर n के लिए क्या है, n आएगा, तो a के पावर n बराबर आ जाएगा 1 n 0 1। ऐसे करो, यही सबसे अच्छा तरीका है इसमें, समझ लो। या इसका एक और तरीका होता है, इंडक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन वाला भी देखेंगे, इसी में भी करते हैं, दूसरा सवाल में करते हैं हम। मैक्सिमम लोग इसको इंडक्शन से ही करते हैं, बट इस तरह से आप कर सकते हैं ना, ठीक है। ये भी बहुत कारगर है, और सवाल बनाने में बहुत सारे क्वेश्चन में यूज जब करना हो तो वहाँ इंडक्शन यूज नहीं होता है, वहाँ पे यही पैटर्न यूज होगा, ठीक है। तो ये तरीका जानना जरूरी है कि अगर ए दिया हुआ और ए पे थोड़ा ज़्यादा पावर का वैल्यू निकालना, तो आपको कुछ करना नहीं है, 2-3 पावर वाले वैल्यू निकालने, ए स्क्वायर ए क्यू ए पे पावर को, उसके बाद रिजल्ट को जनरलाइज करना,
इसका अगला सवाल है, इफ ए बराबर ए बी 0 1, प्रूव दैट ए के पावर n बराबर ए पे पावर n बी ए पे पावर n माइनस 1 बटा बी a माइनस 1। ये बेसिकली जीपी का सम है। फर्स्ट टर्म एक जीपी है, उसका सम होगा 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहां भी उस तरह से बना सकते हैं। ये दिया हुआ, आप ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर दिख जाएगा, ये 0 1 दिख जाएगा, और यहाँ पे एक जीपी का पैटर्न बन जाएगा 2 टर्म का। फिर ए क्यू निकालेंगे तो यहाँ ए क्यू दिख जाएगा, यहाँ जीपी बन जाएगा, उसका फिर सम निकालेंगे। ठीक है, एक इसका और तरीका होता, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका एक इंडक्शन प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं, और इंडक्शन वाला प्रोसेस ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, बट बहुत सारे ये वाली जो तरीका जानना जरूरी है, ए स्क्वायर जनरलाइज करने वाली तरीका ज़्यादा कारगर है, क्योंकि बहुत सारे सवाल में आपको उसका यूज कराता है, तो इंडक्शन आप यूज नहीं कर पाए, वहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यू ए पे पावर 4 निकाल के जनरलाइज करेंगे, समझ रहे। इंडक्शन में करते क्या है, इंडक्शन 11th में था पढ़ना, आप क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको ट्रू दिखाना होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए। तो आप करते क्या है, जो सवाल में दिया हुआ उसको आप एक स्टेटमेंट मानते हैं Pn करके, ठीक है, और पहले 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। अगर नेचुरल पे ऑपरेटेड है, स्टेटमेंट काम कर रहा है नेचुरल के लिए, तो आप पहले 1 के लिए दिखाएंगे, क्योंकि नेचुरल का पहला वैल्यू क्या होता है 1। फिर हम n के लिए ट्रू मान लेते हैं, मतलब Pn को ट्रू दिखाना है तो उसके लिए हम Pn को ट्रू मान लेते हैं, और फिर हम Pn + 1 को ट्रू दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ Pn। और ऐसा अगर हो जाता है तो हम कहते हैं स्टेटमेंट हमारा ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो दो स्टेप में काम करना है। लेट हम Pn मान लेते हैं, लेट Pn एक स्टेटमेंट है, Pn बराबर है a पे पावर n, बराबर दिया हुआ है a पे पावर n इंटू b a पे पावर n माइनस 1 बटा a माइनस 1 0 1, ऐसा दिया हुआ। हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू दिखाना है फॉर ऑल नेचुरल के लिए, तो नेचुरल का पहला वैल्यू 1 होता है, तो पहले हम 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो फॉर n बराबर 1, LHS का पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट LHS है और ये पार्ट RHS। a पे पावर 1 बराबर a आ जाएगा, a का वैल्यू है a b 0 1। RHS क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा a पे पावर 1, जहां जहां n मार्केट में वहां क्या डालेंगे 1, यहाँ आएगा b a पे पावर 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1 और 0 1। ये तो इससे कट गया, क्या बन जाएगा a पे पावर 1 a आ जाएगा, ये आ जाएगा b और ये आ जाएगा 0 1। तो देखिए LHS का वैल्यू भी इतना है, RHS का वैल्यू इतना है, मतलब 1 के लिए LHS RHS बराबर आ रहा है। सो P1 भी P1 क्या हो गया ट्रू। अब हम करते क्या है, ये स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेते हैं फॉर n बराबर n। अगला स्टेप, ये स्टेप 1 था हमारा, लेट Pn भी ट्रू, Pn भी। अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में Pn को हम ट्रू मानते हैं। तो Pn कैसे क्रिएट होगा, Pn में जहां जहां n है वहां पे m आ जाएगा। तो Pn क्रिएट करने के लिए Pn के लिए a पे पावर n है, तो Pn के लिए क्या आ जाएगा a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर n b a पे पावर m माइनस 1 बटा a माइनस 1 और 0 1। ये हमने ट्रू माना है, तो ये ट्रू मानने का मतलब है कि इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है वो सारा सही है। अब
पीएम में जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी अगर Pn+1 के लिए आ जाए तो हम बोल देंगे Pn+1 भी ट्रू है। तो Pn+1 को ट्रू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां इस मार्केट में n दिख रहा है Pm वाली शक्ल में, वहां पे हम n+1 लाएंगे। यहाँ a पे पावर n है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए a पे पावर n+1, यहाँ क्या आ जाना चाहिए a पे पावर n+1, यहाँ आ जाना चाहिए a पे पावर n+1। मतलब सिर्फ n के जगह पे क्या लिखना चाहिए m+1, और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं लिखना चाहिए। ये बहुत ही आसान होता है इंडक्शन, एक तरीका है, उस प्रोसेस से आप काम करेंगे सारा सवाल ऐसे बनेगा। सो Pn+1 के लिए हम क्या करेंगे, Pm+1 बराबर आ जाएगा हमारा a पे पावर n+1। इसको हम लिखेंगे a पे पावर n इंटू a, लिख सकते हैं ये तो समझ में आ रहा ना, पढ़े ना प्रॉपर्टी। a पे पावर n इंटू a पे पावर n का वैल्यू क्या है, a पे पावर n b इंटू a पे पावर n-1 बटा a-1 0 1 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू है बताइए बेटा दिए क्या, a b 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, a पे पावर n इंटू a पे पावर n+1, ठीक है, और प्लस b इंटू 0 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा a पे पावर n इंटू b प्लस b इंटू a पे पावर n-1 बटा a-1, सही है। और फिर आ जाएगा 0 इंटू a 0 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 0 इंटू b, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बस हो गया खत्म। अब इसको खाली सॉल्व कर दीजिए। Pn+1 बराबर आ जाएगा a पे पावर n+1, यहाँ नीचे 0। अच्छा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, a-1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एलसीएम a-1 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे a-1। अच्छा ये कितना आ जाएगा, a पे पावर m इंटू a पे पावर n+1 इंटू b आ जाएगा, ठीक है, अब माइनस a पे पावर m इंटू b आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, a पे पावर n गुना a पे पावर n+1 इंटू b, और फिर माइनस a पे पावर m इंटू b, और प्लस b a पे पावर n और माइनस b, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। सो Pm+1 कितना आ जाएगा बताइए, a पे पावर n+1 और ये आ जाएगा a पे पावर n+1 कॉमन, तो ये आ जाएगा b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा, ये नीचे वाला 1 है इसका, b कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a पे पावर n+1 -1, नीचे आ जाएगा a-1, और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, हो गया। Pm का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करो Pm+1 के रिजल्ट से। क्या कंपेयर करना होता है, Pm में जहां जहां n दिख रहा है Pm+1 में n+1 दिखना चाहिए। तो Pm में यहाँ देखो a पे पावर n दिख रहा है, तो Pm+1 में यहाँ देखो a पे पावर n+1 दिख रहा है, राइट साइड में देखो, यहाँ a पे पावर n दिख रहा है तो वहां दिखना चाहिए a पे पावर n+1, दिख गया है ना। अच्छा यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ b दिखना चाहिए, मतलब सिर्फ n की जगह n+1 होना चाहिए और कहीं कोई चेंज नहीं। तो b की जगह तो b आ गया, a की जगह a आ गया, m की जगह क्या आ गया n+1, -1 की जगह -1 आ गया, a-1 आ गया, नीचे 0 बना गया, समझ लो। Pm+1 और Pm में क्या कंडीशन लगाना, Pm+1 में बस इतना ही चेंजिंग होना चाहिए, जहां जहां Pm में है वहां n+1 आना चाहिए और बाकी जगह कहीं कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं सो Pm+1 भी ट्रू, और Pm+1 अगर ट्रू हो गया therefore given statement be true,
ये हो गया Pm plus 1 B2, therefore हो गया, खत्म हो गया। Pm plus 1 ट्रू, और उसको आप क्या लिख लेंगे, गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दो प्रोसेस है, एक तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते जाए फिर उसको जनरलाइज कर लो, और दूसरा तरीका है इंडेक्स। तो इसमें सारा सवाल इसी पे है, जैसे 57 बना दिया, 56 पता है, 58 उसी बन जाएगा, 59 भी वही है, 60 भी वही है, 61 नहीं, हाँ 61 भी आप उसे बना सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे इसको बना लेना, कंप्लीट कर लेना। अब बाकी जो नहीं बना आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है।